तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन समझने से पहले तीन चीज समझते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिवोल्ट, मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशन। रिवोल्ट की अगर बात करें दोस्तों, अगर रिवोल्ट की अगर हम लोग बात करें तो रिवोल्ट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। मूवमेंट मीन्स डिमांड, जहां डिमांड किया जाए। लेकिन रिवॉल्यूशन तब होता है जब कंप्लीटली ओल्ड सिस्टम को चेंज करके क्या हो, न्यू सिस्टम में चेंजिंग की डिमांड हो रही हो। तो रिवॉल्यूशन मतलब जहां पे क्या हो, कुछ न्यू एग्जिस्टिंग ऑर्डर के लिए जब चेंजिंग के लिए जब लोग प्रदर्शन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है। तो चलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, वर्ल्ड को एब्सोल्यूट मोनार्की, सोशल इनइक्वलिटी, सोशल इनजस्टिस से मुक्ति दिलाई और पूरे विश्व को लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट दिया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, रिवॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इसका इम्पैक्ट पूरा यूरोप में देखा गया। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के कारण ही यूरोप में आज के डेट में जो इतना चेंजिंग है, उसकी कहीं ना कहीं बैकड्रॉप, मुख्य वजह फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही बनी। तो हम लोग समझते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के कारण क्या थे, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कॉजेज बिहाइंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के फर्स्ट व्हाट आर द कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, सेकेंड सोशल कॉजेज, थर्ड वन इकोनॉमिक कॉजेज, फोर्थ वन इम्पैक्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रोल ऑफ फिलोसफर, सिक्स्थ वन इमीडिएट कॉजेज। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं, ये सारे कॉजेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन सारी वजह से क्यों हुआ, एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। द फर्स्ट कॉजेज बिहाइंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज। फ्रांस की अगर बात करें तो जो लुइस 14 था वो एक डिस्पोटिज्म को प्रमोट किया, वो एक पावरफुल रूलर था। उसके बाद जब लुइस 15 आया तो उसने क्या किया, अपनी सारी ट्रेजरी को वार में लगा दिया। लेकिन जब लुइस 16 था तब तक फ्रांस की जो ट्रेजरी थी वो पूरे की पूरी खाली हो चुकी थी। और उसने एक और गलती कर दी, उसने गलती ये की कि अपने ट्रूप को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए अमेरिका में लड़ने के लिए भेज दिया। अपने चिर प्रतिद्वंदी जो दुश्मन उसका कौन था, ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेज दिया, जिसके कारण फ्रांस में बैंकरप्सी की हालत हो गई। तो पॉलिटिकल कॉजेज में अगर बात करें तो जो सबसे पहला कि उसका लुइस 16 का जो मिस्टेक था वो क्या था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटेन के अगेंस्ट भेज दिया, जिसके कारण फ्रांस के अंदर बैंकरप्सी छा गई। दूसरा, उसने अपने सैनिकों को बहुत दिनों तक उसका वेतन उसको नहीं मिला था, जिसके कारण उसका एग्जीक्यूटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत ज्यादा वीक हो गया। थर्ड फैक्टर, वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर था। लुइस 16 वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर था, वो अपना डिसीजन खुद का नहीं ले पा रहा था। उसने क्या किया, अपने स्टेट में अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए उसने क्या किया,
डुरगॉट और नेक्टर नाम के, डुरगॉट एंड नेक्टर, दो व्यक्ति को बुलाया और उसको फ्रांस का डायरेक्टर ऑफ फिनांस बनाया, डायरेक्टर ऑफ फिनांस। तो जब डुरगॉट और नेक्टर को जब डायरेक्टर ऑफ फिनांस बनाया गया तो उसने कुछ सुझाव दिए। सबसे पहला सुझाव जो उसने दिया कि कॉमन पीपल से कॉमन पीपल पे टैक्स इम्पोज नहीं किया जाए। दूसरा सुझाव इसने दिया कि जो वर्साइल का प्लेस है वो बहुत लार्ज है और उसके रखरखाव मेंटेनेंस में बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो टू रिड्यूस रॉयल एक्सपेंडिचर। जैसे ही उसने रॉयल एक्सपेंडिचर को कम करने की बात कही तो जो लुइस 16 की जो क्वीन थी मैरी एंटोनीटी, उसको ये चीज बुरा लग गया और उसने क्या किया, डुरगॉट और नेक्टर को डायरेक्टर ऑफ फिनांस से हटा दिया। और डुरगॉट और नेक्टर जो था वो उस टाइम में फ्रेंच पीपल के बीच बहुत ही, कॉमन पीपल के बीच बहुत कॉमन था, तो उसके कारण क्या हुआ, कॉमन लोगों में भी गुस्सा हो गई। तो ये एक वजह बनी, आगे चल के ये एक वजह बनी जिसके कारण क्या हुआ, पॉलिटिकल कॉजेज होने के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो थ्री डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, स्टेट नेटिव ग्रुप्स में। जो फर्स्ट स्टेट हुआ करती थी वो कैलेजी, सेकेंड स्टेट दैट इज नोबल एंड थर्ड स्टेट इज कॉमन पीपल। जो कैलेजी होते थे वो प्रीस्ट था और ये क्या करते थे, पॉलिटिकल अफेयर में इनका बहुत ही रोल हुआ करता था। दे इंटरफेयर पॉलिटिकल अफेयर। देखिए जहां पे भी अगर धर्म रहे, जहां पे भी धर्म रहता है वहां पे धर्म का पॉलिटिकल अफेयर आज भी है, पहले भी था। तो 18th सेंचुरी में भी फ्रांस के अंदर जो कैलेर्जी क्लास के जो पीपल होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, जो चर्च के पोप होते थे, उनका पॉलिटिकल अफेयर में बहुत ही ज्यादा रोल हुआ करता था। और ये जो चर्च होता था वो कॉमन पीपल से एक टैक्स लेता था, उस टैक्स का क्या नाम था, तिथे। तिथे was the tax taken by the church through the common people। कॉमन पीपल से लिया जाने वाला जो टैक्स था वो तिथि था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फ्रेंच सोसाइटी में इनको प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, इनको जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। वो अधिकार क्या थे, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। इनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ये इनको बाय बर्थ इनको एक राइट मिला हुआ था। दूसरी अगर बात करें ग्रुप नोबल की, ये बड़े बड़े आर्मी मैन, रॉयल टू द किंग, ये पॉलिटिकल अफेयर में तो नहीं रहते थे लेकिन किंग के बहुत ही ये नजदीक हुआ करते थे। इनको भी एक बर्थ से इनको भी एक प्रिविलेज मिला हुआ था, बाय बर्थ इनको भी प्रिविलेज क्या था, इनको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, इनको भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। तो फिर फ्रांस की जो पूरा खर्च है, पूरा जो इकोनॉमी है वो चलता किससे था, कॉमन पीपल से। और कॉमन पीपल को दे आर टैक्स पेयर। ये सारे के सारे टैक्स, ये सिर्फ एक ही टैक्स नहीं पे करते थे, ये बहुत टाइप के टैक्स पे करते थे। अगर बात करें अदर टाइप्स ऑफ टैक्स की, अगर बात करें तो एक टीले नाम का जो टैक्स था ये डायरेक्टली स्टेट को पे करते थे। इसके बाद एक टैक्स गेबल नाम का जो टैक्स था, डेट इज सॉल्ट टैक्स। और भी बहुत सारे कॉमोडिटी टैक्स इनको पे करना पड़ता था।
और बहुत सारे इनको टैक्स और भी टैक्स इनको फीडरल लॉर्ड्स को पे करना पड़ता था। तो ये 3 कैटेगरी होने के कारण जब टैक्स सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल को ही पे करना पड़ता था, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रेंच में लोगों सोशल इनइक्वलिटी होने के कारण भी लोगों में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भावना जग गई, लोगों में राजा को विरोध करने की भावना जग गई। फर्दर कॉमन पीपल भी 3 भागों में बटा हुआ था। कॉमन पीपल फ्रांस के अंदर कॉमन पीपल 3 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड बोर्गीज, सेकेंड वन इज फार्मर्स and artisans, and third one is tenants, small farmers, डेली लेबरर etc. बॉर्गेज कौन होते थे? बॉर्गेज जो रिच मर्चेंट, लॉयर एंड लॉ ऑफिसर्स। तो फ्रांस के अंदर क्या हुआ, कॉमन पीपल में भी 3 भागों में बटा हुआ था। जो रिच मर्चेंट थे, ये जो लोग थे वो पढ़े लिखे और अमीर लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच सोसाइटी के अंदर विरोध करना शुरू कर दिया कि किसी को भी जो है प्रिविलेज्ड बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनको जो प्रिविलेज मिलना चाहिए, उनके इक्वलिटी, उनके समाज में जो उनका स्टेटस के अकॉर्डिंगली उनको क्या प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो इन्होंने जो ये बॉर्गेज क्लास के जो पीपल थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया, प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ऑब्वियस सी बात है ना कि जब ये समाज में पढ़े लिखे हो जाएंगे तो तब ये क्या करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और फ्रांस के अंदर भी वही हुआ कि ये सारे जो क्लास थे अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर दिए, और जिसके कारण ये भी एक फैक्टर था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का कारण बना। और 18th सेंचुरी में एक जो कोट्स था बहुत ही फेमस था, वो कोट ये था कि जो क्लेर्जी है वो प्रे करेगा, जो नोबल है वो सर्व करेगा, और जो कॉमन पीपल है वो टैक्स पे करेगा। तो ये कोट्स बहुत ही सोसाइटी के अंदर बहुत ही फेमस था, फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। जहाँ पे भी सोशल और पॉलिटिकल कॉजेज आएगा वहाँ पे इकोनॉमिक कॉज भी हैंड टू हैंड ही चलता है। तो फ्रांस की अगर इकोनॉमी की बात करें तो ऑलरेडी फ्रांस बैंकक्रप्ट हो चुका था ड्यू टू अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अपने लेविश अफेयर होने के कारण। दूसरा कारण ये बना कि जो फ्रांस का जो नेशनल इनकम था वो नेशनल उससे ज़्यादा उसका क्या था, एक्सपेंडिचर था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग जितना अर्न करेंगे उससे ज़्यादा अगर हम लोग खर्च करेंगे तब क्या होगा, हमारा डेब्ट बढ़ते जाएगा। तो फ्रांस के अंदर भी यही हुआ कि उसका जो नेशनल डेब्ट था 2 मिलियन लीवर से बढ़ के 2 मिलियन लीवर, दैट इज करेक्ट। एट दैट टाइम दैट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस, करेंसी ऑफ फ्रांस 2 मिलियन लीवर से बढ़ के 10 मिलियन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो उसके जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने रॉयल फैमिली पे दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उनको उनका पैसा, और उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, जो अपने इंटरेस्ट को 10% इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि फ्रांस की रॉयल फैमिली की जो जितने भी इनकम्स थे वो सारे के सारे इंटरेस्ट पे करने में चले जाते थे। जिसके कारण किंग ने क्या किया कि एक अपने डायरेक्टरी ऑफ फिनांस को बुलाई और उसमें इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए जो टर्गट एंड नेक्टर जो डायरेक्टर ऑफ फिनांस था उसने क्या किया, कुछ सुझाव दिए जो कि लुईस 16 उसको नहीं माना। ये भी एक वजह बनी जिसके कारण क्या हुआ, और रानी मैरी एंटोनिटी के हस्तक्षेप के कारण टर्गट और नेक्टर को हटा दिया गया, और जिसके कारण क्या हुआ, वो भी एक वजह बनी आगे चल के फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के कारण। और अंततः क्या हुआ, जब नेक्टर और टर्गट को हटा दिया गया तो इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए उसने नेक्टर एंड टर्गट ने एक सुझाव दिया था। वो सुझाव क्या दिया था कि जो 2 क्लासेस और भी है, नोबल्स एंड क्लेर्जी, उन पे भी टैक्स इम्पोज किया जाए, जिसको लुईस 16 और मैरी एंटोनिटी ने नहीं माना।
और उसने एक और बोला कि रॉयल एक्सपेंडिचर कम करो। अब सही बात है ना, राजा को ये बोला जाए कि तुम शाही खर्च कम कर दो तो राजा गुस्सा तो होगा ही। वहां पे भी यही हो गया, वो राजा भड़क गया। अब रानी महंगी महंगी लेविश अफेयर यूज कर रही थी और उसको एकाएक कोई औरत को अगर कोई ये बोल दे कि तुमको जो है महंगी सामानों का यूज नहीं करना है तो गुस्सा हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, नेक्टर और टर्गट को हटा दिया गया और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स फ्रांस के अंदर नहीं हो पाया, जिसके कारण भी क्या हुआ, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का कारण बना। जब इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स नहीं हो पाया तब राजा ने क्या किया कि अपने तीनों स्टेट के लिए एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई ताकि वो नए टैक्स को वहां पे प्रपोज कर सके। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट रीजन बिहाइंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज रोल ऑफ फिलोसफर्स। मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू ने अपने किताब स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा कि जो समाज के अंदर जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। पावर सिर्फ एक आदमी के हाथों में नहीं रहना चाहिए। तो उसने लोगों को बहुत ही अवेयर किया, फ्रेंच सोसाइटी को उसने अवेयर किया कि जो पावर है अगर एक आदमी के हाथों में रहेंगे तो दैट प्रमोट डिस्पोटिज्म, और ये गवर्नमेंट कभी भी समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो इसने क्या किया, सिंगल हैंडेड पावर का इन्होंने विरोध किया, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रेंच सोसाइटी में अवेयरनेस फैला। इनके जो राइटिंग स्टाइल वो लोगों को बहुत पसंद आई, ये भी एक वजह बनी आगे चल के, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। तो मोंटेस्क्यू की जो फेमस बुक थी उसका नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ लॉ। दूसरा और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो फिलोसफर था वो कौन था, वोल्टायर। वोल्टायर ने क्या किया, जो फर्स्ट क्लास दैट इज कैलर्जी क्लास पे उसने खूब हमला किया। उसने कैलर्जी क्लास को बोला कि ये सारे के सारे क्या है, इविल्स हैं, इनको बाय प्रिविलेज्ड बाय बर्थ इनको क्यों मिला हुआ है, इनको इतना प्रिविलेज सोसाइटी में क्यों मिला हुआ है, इनको नहीं मिलना चाहिए। उस वोल्टायर का एक फेमस कोट था, उसने बोला कि जो एवरी पर्सन इज बॉर्न विथ नोज एंड 5 फिंगर्स बट नो वन इज बॉर्न विथ द नॉलेज ऑफ गॉड। कोई भी जो इंसान है वो नाक और वो 5 उंगली सबका बराबर है, सब एक जैसे जब जन्म लेता है। किसी को भी जन्म से ये अधिकार नहीं होता है कि उसको भगवान की नॉलेज हो। तो जो सोसाइटी में जो चर्च की जुल्म से मुक्ति दिलाने के लिए वोल्टायर ने क्या किया, समाज को जागरूक करने का काम। थर्ड और इम्पोर्टेंट जो हमारा फिलोसफर था वो रूसो। रूसो ने अपने किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको बाइबल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। इट इज कंसिडर्ड एज बाइबल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और रूसो के बारे में नेपोलियन बोनापार्टा ने भी एक बात बोला था, अगर रूसो अगर नहीं होता तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, सोसाइटी के अंदर फैली बुराइयों को उसने खुल के लिखा। उसने बोला कि उसका एक फेमस कोट था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट आई सी एवरीवेयर इन चेन्स। आदमी तो जन्म से फ्री पैदा लेता है, लेकिन ये फ्रांस की सोसाइटी में देख रहे हैं कि सभी गुलाम पड़े हुए हैं। एक निरंकुश राजा, एक निरंकुश शासन के सारे क्या है, स्लेव्स है। तो इसने सोसाइटी को अवेयर करने का काम किया और फिलोसफर का ही एक रोल था, जिसके कारण क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स था वो उसमें कहीं ना कहीं फिलोसफर जो जितने भी फिलोसफर थे उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और यहाँ से फिलोसफर के रोल के होने के कारण ही
फ्रांस के अंदर जो ये कंसेप्ट आया इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का जो मोटो है वो कहीं ना कहीं फ्रेंच फिलोसफर की क्या थी, देन थी। तो ये एक वजह बनी आगे चल के, ये तीन ऐसे फैक्टर बने इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, जिसके लिए लोगों ने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये एक वजह बनी फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का। One more factor behind French Revolution is impact of American War of Independence. Impact of American War of Independence. लुईस 16 ने क्या किया, अपने एरिस्टोक्रेटिक कैप्टन लेफेटे, ये कौन था, फ्रेंच कैप्टन, और ये बिलोंग करता था नोबल से। तो लुईस 16 ने क्या किया, लेफेटे अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफेटे, इसने क्या किया, अमेरिका में अपना ट्रूप भेजा। जब अमेरिका के इंडिपेंडेंस के लिए जब लेफेटे लड़ रहा था, तो इसने जब वहां पे डेमोक्रेसी दिलाई अमेरिका के अंदर, उसके 13th फेडरेशन ऑफ स्टेट को जब उसने डेमोक्रेसी दिलाई, तो वही डेमोक्रेसी की आइडिया इसने फ्रांस के अंदर भी प्रोपोगेट किया। ऑल्दो ही बिलोंग्स टू नोबेल, पर इसने जो सपोर्ट किसको किया, जो कॉमन थर्ड क्लास था, थर्ड क्लास के जो पीपल थे, उसको लेफेटे ने क्या किया, उसको सपोर्ट किया। जो भी एक वजह बनी, जो वहां पे ये फ्रांस के अंदर लेफेटे ने ये प्रोपोगेट किया कि एक तरफ जहां फ्रेंच अमेरिका को डेमोक्रेसी दिला रहा है, वहां पे हम लोग फ्रांस के अंदर क्या एब्सोल्यूट मोनार्क के अंदर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे इक्वलिटी, लिबर्टी के लिए लोग लड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सोशल इंजस्टिस के शिकार हो रहे हैं। तो ये लेफेटे का विजन था, जो कहीं ना कहीं क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को होने में मदद किया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज बिहाइंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज इमीडिएट कॉजेज। फ्रांस के अंदर क्या था, जो कॉमन पीपल था वो त्रस्त था। कॉमन पीपल जहां क्राइसिस में था, वही किंग क्या कर रहा था, किंग पुरायस कर रहा था, खुश था। तो कॉमन पीपल के क्राइसिस होने की वजह क्या बनी, फ्लड एंड फेमाइन। लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड नहीं थे, जिसके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस छा गई। फ्रांस के अंदर क्या हुआ, सबसिस्टेंस क्राइसिस छा गई। और लोग खाने के बिना क्या होने लगे, मरने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में विद्रोह हो गया अपने किंग के प्रति। और राजा ने क्या किया, उस टाइम में टैक्स को इंक्रीज कर दिया, किंग इंक्रीज टैक्स। एक तरफ जहाँ जनता भूखे मर रही थी, दूसरी तरफ राजा ने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों में आउटरेज हो गया और ये लोग किंग के अगेंस्ट हो गए। और इन्होंने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने का एक इम्पोर्टेंट वजह ये भी बना, इमीडिएट कॉजेज, राजा का टैक्स बढ़ाना और लोगों का भूखा मारना, सबसिस्टेंस क्राइसिस का हो जाना। ये तो दोस्तों आज की लेक्चर में हम लोग पढ़े कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पीछे क्या क्या। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।